नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वो जायदादें कौन लेगा बताओ। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मुस्लिम संगठन है जिसके पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। दिल्ली के पास कुल जितनी जमीन है उससे 3 गुना अधिक जमीन है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है और वक्फ बोर्ड हर दिन और भी अधिक संपत्ति जोड़ने में लगा हुआ है। यह संगठन सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे रखा है कि यह आपकी जमीन को भी अपना कह सकता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटा है तो उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जो सिर्फ अपने अधिकारों का विस्तार कर रहा है बल्कि संपत्ति जुटाने में भी तेजी ला रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और इसके पास इतना ज्यादा जमीन और इतनी ताकत कैसे आई। दोस्तों अंग्रेजों ने मुसलमानों की मजहबी संपत्ति मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान की देखरेख के लिए 7 मार्च 1913 को एक कानून बनाया। इसके बाद 5 अगस्त 1923, 25 जुलाई 1930 और 7 अक्टूबर 1937 को इस कानून में कुछ और प्रावधान जोड़े गए। दोस्तों इसके बाद स्वतंत्र भारत में पहला वक्फ कानून 1954 में कांग्रेस के सरकार नेहरू जी के शासनकाल में वक्फ एक्ट पास हुआ। इसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट को संशोधित किया गया। इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए, जिसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन 1964 में हुआ। दोस्तों कांग्रेस के शासनकाल यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ही वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए गए ताकि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके। दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड क्या है और आज़ादी के बाद कैसे वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। दोस्तों वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या कायम रहना। वक्फ बोर्ड वो मुस्लिम संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दिए गए संपत्ति का रख रखाव करता है। इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी संपत्ति को दान में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाता है। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में वक्फ एक्ट पर कुछ संशोधन हुए। इन संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। इसके बाद सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल की स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत की गई। दोस्तों देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन वक्फ बोर्ड में कौन कौन से अधिकारी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम अधिकारी शामिल हो सकते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 मुस्लिम व्यक्ति के नाम शामिल होते हैं। मुस्लिम विधायक, मुस्लिम MP, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम टाउन प्लानर और इसके अलावा एक लोकल लेवल पर मुस्लिम मुतवल्ली भी होता है। जबकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सेंट्रल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जबकि 8,65,646 संपत्ति पर पंजीकृत है। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994 संपत्ति है। तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। दोस्तों वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक भी शब्द नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद 1954 में भारत में वक्फ एक्ट बनाया, लेकिन यह सिर्फ मुस्लिम के लिए बनाया। दोस्तों कांग्रेस सरकार से एक ही क्वेश्चन है, जब संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं था तो वक्फ बोर्ड
क्यों बनाया गया। लेकिन दोस्तों वक्फ बोर्ड के सारे मुस्लिम अधिकारी का सैलरी का पूरा खर्चा जनता के टैक्स से दिया जाता है। दोस्तों कांग्रेस सरकार से एक ही सवाल है कि जब कांग्रेस सरकार के शासनकाल से मस्जिद मजारों से टैक्स के पैसे नहीं लिया जाता है, तब वक्फ बोर्ड के अधिकारी का वेतन आम जनता के टैक्स का पैसा से क्यों लिया जाता है। दोस्तों कांग्रेस सरकार नेहरू के शासनकाल से ही वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे रखा है। कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड को यह अधिकार भी दे रखा है कि जब वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पर दावा ठोकता है तब उस आदमी को उस संपत्ति के मामला की सुनवाई के लिए दर दर भटकना पड़ता है। वक्फ बोर्ड का संपत्ति पर दावा ठोकने का मामला केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई की जाती है, लेकिन दोस्तों बाकी धर्म के मामला आराम से सिविल कोर्ट में सुनवाई की जाती है। ट्रिब्यूनल कोर्ट एक विशेष प्रकार का अदालत है। इस कोर्ट में विवादों को सुनने और उस विवाद पर निर्णय देने वाले व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें किसी खास मामला पर विचार किया जाता है। इस कोर्ट में मजिस्ट्रेट की मनमानी से विचार किया जाता है। पूरे भारत में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है। दोस्तों भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल ने मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाने कहां तक उचित था। दोस्तों कांग्रेस सरकार की यह भेदभाव नहीं तो क्या है, किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विवाद है तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनी जाती है। यानी अगर वक्फ बोर्ड कभी भी कहता है कि किसी गैर इस्लामिक शख्स की जमीन भी उसके हिस्से में आता है तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है, और देश में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है। वही अगर यह विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है तो वह आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुनी जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड जैसा कानून और वक्फ बोर्ड जैसा मुस्लिम संगठन पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस्लामिक देश में नहीं है, चाहे वो देश इराक हो, तुर्की हो, लीबिया हो या सीरिया हो। लेकिन दोस्तों आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू सरकार यानी कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। भारत में कांग्रेस सरकार के कारण ही आज हालात ऐसे हैं कि वक्फ बोर्ड को देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि आखिर इतनी संपत्ति के बाद भी क्यों मुस्लिम समाज आज तक सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति काफी बड़ी है और इसके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं होता है। मुस्लिम समाज की जो स्थिति है उसे देखकर नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के लगभग सभी सदस्य सियासी लोग होते हैं और वो केवल अपनी पार्टी का भला चाहते हैं, गरीब मुसलमानों का नहीं। यही वजह है कि आज तक मुसलमान समाज पिछड़ा है। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिनकी वास्तव में जरूरत है, बल्कि इसका फायदा राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों को मिलता है। दोस्तों आज गरीब मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में कोई जगह नहीं है। वक्फ बोर्ड में सिर्फ कुछ पावरफुल लोग और कुछ नेता का बोलबाला है। दोस्तों दुखद बात यह है कि कुछ भ्रष्टाचारी नेता वोट बैंक की खातिर वक्फ बोर्ड को बेनकाब होने से बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और यह केवल मुस्लिम वोट की खातिर कर रहे हैं। उस भ्रष्टाचारी नेता को यह पता नहीं है कि गरीब मुसलमान किस हालत में है और उसके बच्चे का विकास कैसे होगा। यह केवल अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। दोस्तों गरीब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के खिलाफ अनगिनत सवाल है। लोग जानना चाहता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास में होना चाहिए, लेकिन क्या आजादी के बाद से अभी तक का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड दे सकता है? आखिर वक्फ बोर्ड मुसलमानों की विकास के लिए कितनी अस्पताल खोले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिसमें मुस्लिम बच्चे चिकित्सा की डिग्री ले रहे हैं, और कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं और किस किस क्षेत्र में मुस्लिम बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, कितने मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले ताकि मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। इन सभी सवालों का वक्फ बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों आज मुसलमान यह जानना चाहता है कि वक्फ बोर्ड ने कितने हायर एजुकेशन कॉलेज और कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की है जिसमें मुस्लिम बच्चे तालीम और ट्रेनिंग हासिल करके अपने भविष्य को बेहतर बना पा रहे हैं।
कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं जिससे गरीब मुसलमानों में जीविकापार्जन की समस्या दूर कर पा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब सभी मुसलमान भाइयों को वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए। दोस्तों, वक्फ बोर्ड ने कितने मुसाफिर खाना खोले जिसमें दूर दराज से आए लोग बड़े बड़े शहरों में सम्मानपूर्वक ठहर सके, उनका भोजन पानी का इंतजाम हो सके, और भूखे लाचारों गरीब मुसलमानों के लिए कितने लंगर खाने खोले गए हैं। दोस्तों, ये सब जवाब वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। मेरा सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि आप सभी वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार, मौलाना मौलवी और कुछ नेता के खिलाफ संविधान तरीके से इन सवालों का जवाब पूछिए और वक्फ बोर्ड के नया कानून लागू करने का मांग करें, जिससे गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से मिलने वाली सारी सुविधा मिल सके। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू पर सवाल उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड उनके पूरा रेवेन्यू का आंकड़ा का हिसाब दे सकता है कि वक्फ बोर्ड के पास कितना रेवेन्यू है। दोस्तों, आखिर क्यों इस पर वक्फ बोर्ड मौन धारण कर लेता है? वक्फ बोर्ड का कुछ भ्रष्टाचार मौलाना, कुछ मौलवी और कुछ नेता इस बात पर संरक्षण क्यों दे रहा है? दोस्तों, देश का गरीब मुसलमान बद से बदतर हाल में है और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले कुछ मौलवी, मौलाना और कुछ भ्रष्टाचार नेता ऐश मौज से संपत्तियां और बैंक बैलेंस बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सरकार से अपील करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार कड़े कानून लाए ताकि गरीब मुसलमानों के फायदे और उनके विकास के लिए योजनाओं को ठोस स्तर पर तैयार करे। इससे न केवल भारत के गरीब मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि सभी गरीब मुसलमानों भाइयों के भविष्य के साथ साथ देश का भी चौतरफा विकास होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।